हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारा आज का विषय है रीति काल की रीति मुक्त श्रेणी, जिसका पार्ट 3 हम करेंगे। पार्ट 2 हम इससे पहले कर चुके हैं, उसी श्रृंखला में अगले प्रश्न हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 51 से। प्रश्न संख्या 51, ध्यान से देखिए। घनानंद की रचनाओं का कौन सा संग्रह 119 छंदों में प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों, घनानंद की रचनाओं का सुजान शतक संग्रह 119 छंदों में प्रकाशित हुआ था। याद रख लीजिए, 119 छंदों में। कौन सा? सुजान शतक। ठीक है, शतक मीन्स क्या होता है? 100 वैसे ही होता है। ठीक है, सुजान शतक। प्रश्न संख्या 52, कवि रत्नाकर ने संवत 1995 में घनानंद की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित किया था? तो दोस्तों, कवि रत्नाकर ने सुजान सागर नाम से 1995 में घनानंद की रचनाओं का संग्रह प्रकाशित किया। किस नाम से? सुजान सागर नाम से। ध्यान रखिए, कवि रत्नाकर। इससे पहले कौन थे? भारतेंदु। ठीक है, भारतेंदु ने पहला किया था, ये कवि रत्नाकर हैं। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 53 है, घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन जो 502 छंदों में है, किसने किया था? तो दोस्तों, विश्वनाथ प्रसाद ने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन किया था। और दोस्तों, ये कितने छंदों में थी? तो दोस्तों, 502 छंदों में। ठीक है, ध्यान रखिए, 502 छंदों में वैज्ञानिक रीति से संपादन करने वाले कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद नाम को बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। किसकी रचनाओं का संपादन किया था? तो दोस्तों, घनानंद की रचनाओं का संपादन किया था। अभी तक हमने 3 नाम पढ़े, पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर कवि रत्नाकर। ठीक है, कविता रत्नाकर, और इनके बाद अब कौन है? विश्वनाथ प्रसाद। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 है दोस्तों, आधुनिक काल में घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? तो दोस्तों, आधुनिक काल में घनानंद ग्रंथावली का संपादन कवि राम वृक्ष बेनीपुरी ने किया। ध्यान रखिए, आधुनिक काल की बात हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 55, घनानंद की दृष्टि में जो स्थान और महत्व सुजान का था, बोधा की दृष्टि में वही स्थान और वही महत्व किसका था? तो दोस्तों, सुभान का। ठीक है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये दूसरी नायिका आ गई। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं सुजान जो थी वो घनानंद की प्रेयसी थी, और जो सुभान थी वो किसकी प्रेयसी थी? बोधा की प्रेयसी थी। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, चीजें एकदम क्लियर रहनी चाहिए। सुजान का नाम आए तो घनानंद से संबंध जोड़िए। ठीक है, और अगर सुभान का नाम आए तो उनका संबंध किससे? बोधा से जोड़िए। ठीक है, आपको प्रश्न पहचानने में आसानी होगी। प्रश्न संख्या 56, बोधा के काव्य की प्रेरक शक्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, फिर से सुनिए। बोधा के काव्य की प्रेरक शक्ति कौन है? तो दोस्तों, सुभान बोधा के काव्य की प्रेरक शक्ति हैं। वहीं सेम प्रश्न पूछा गया था घनानंद के काव्य के संदर्भ में कि घनानंद के काव्य की प्रेरक शक्ति कौन है? तो उनकी प्रेरक शक्ति कौन थी? सुजान थी। ठीक है, यहाँ पर सुभान है। सुभान को कहीं कहीं सुबहान भी लिखा मिलता है, ये नाम भी लिखा मिलता है, सुबहान। तो दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। अगर ऑप्शन में सुभान आए या सुबहान आए तो आप ध्यान रखिए, ये बोधा की प्रेयसी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 57, ध्यान दीजिए जरा।
बोधा की प्रेयसी का नाम क्या था? तो दोस्तों सुभान या सुबहान बोधा की प्रेयसी का नाम था। ठीक है, याद रखिए। प्रश्न संख्या 58 बोधा की प्रेयसी की किस दरबार की नर्तकी थी? तो दोस्तों बोधा की प्रेयसी पन्ना राज दरबार की नर्तकी थी, पन्ना राज दरबार। ठीक है, और सुजान किसके दरबार में थी? मोहम्मद शाह रंगीले। ठीक है, ध्यान रखिए, उनके दरबार में थे घनानंद और सुजान। जबकि बोधा और इनकी प्रेयसी कौन? सुभान पन्ना राज दरबार में थे। ठीक है, और ये भी एक नर्तकी थी। कौन? सुभान। ठीक है, अगला प्रश्न है 59। बोधा का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों बुद्धिसेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। आपसे अगर ऑप्शन में बुद्धिसेन करके पूछा जाए उनकी रचनाओं को, तब भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चीजें क्लियर कट रहनी चाहिए। ठीक है, बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। तो दोस्तों अभी हमने देखा प्रश्न 59। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 60। पन्ना नरेश बुद्धिसेन को किस नाम से बुलाते थे? तो दोस्तों बोधा नाम से बुलाते थे पन्ना नरेश बुद्धिसेन को। ठीक है, ध्यान रखिए। प्रश्न संख्या 61। बुद्धिसेन को किस नाम से ख्याति मिली? तो दोस्तों बुद्धिसेन को बोधा नाम से ख्याति मिली। ठीक है, बोधा नाम से प्रसिद्ध हुए थे। बुद्धिसेन तो इनको कोई जानता भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो बोधा ही नाम लिया जाता है। तो लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इनका वास्तविक नाम क्या था। अगला प्रश्न है 62। विरह वारिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। विरह वारिस, जिसको माधवानल कामकंदला भी कहते हैं। ठीक है, माधवानल कामकंदला नाम से एक और कृति है जिसके बारे में हम पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। उसके कवि अलग थे, ठीक है, और यहाँ पर अलग हैं। ठीक है, वहाँ पे कौन थे? आलम थे। ठीक है, यहाँ पे कौन है? बोधा है। तो विरह वारिस किसकी रचना है? विरह वारिस यानी मधवानल कामकंदला किसकी रचना है? तो दोस्तों ये पूछा जाए तो बोधा की रचना है, मधवानल कामकंदला। ठीक है, ध्यान रखिए। प्रश्न संख्या 63। बोधाकृत विरह वारिस कैसा काव्य है? तो दोस्तों प्रबंध काव्य। बोधाकृत विरह वारिस प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है 64। ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न 64। बोधाकृत विरह वारिस मधवानल कामकंदला किसकी परंपरा के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों भारतीय प्रेम आख्यानक काव्य की परंपरा में आता है। कौन? बोधाकृत विरह वारिस। ठीक है, प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा चली थी ना सूफी काव्य में, ठीक है, भक्ति काल के दौरान। तो ये उसी परंपरा में रचा जाने वाला कौन सा? रीति काल का प्रेम आख्यानक काव्य भी है। कौन सा? विरह वारिस। और ये प्रबंध काव्य भी है। और रचना किसकी है? ये बोधा की। बोधा का असली नाम क्या था? बुद्धिसेन। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को लिंक करके पढ़िए। प्रश्न संख्या 65। ध्यान दीजिए जरा। बोधाकृत विरह वारिस में किसकी कथा के साथ कवि ने अपनी जीवन गाथा सुनाने की चेष्टा की है? तो दोस्तों बोधाकृत विरह वारिस में कवि ने, ठीक है, माधवानल और कामकंदला की प्राचीन लोर कथा यानी कि चली आ रही थी किसकी? माधवानल कामकंदला। अभी यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि माधवानल और कामकंदला पे जो हमें अलग अलग रचनाएं मिलती हैं, ठीक है, वो क्या थी? तो वो एक कथा थी जिसको आधार बनाकर कवियों ने अलग अलग रचनाएं की हैं। ठीक है, तो कोई एक रचना में इनका जिक्र नहीं है। बहुत सारी अलग अलग रचनाएं हैं जिनमें माधवानल और कामकंदला, ठीक है, इनकी लोर कथा को आधार बनाकर, और ये प्राचीन लोर कथा है, ठीक है, अपने काव्य का सृजन किया। ध्यान रखिए। तो बोधाकृत विरह वारिस में माधवानल और कामकंदला की प्राचीन लोर कथा के साथ कवि ने अपनी जीवन गाथा सुनाने की चेष्टा की है। कितना बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो याद रखिए।
अगला प्रश्न है 66। बोधाकृत विरह वारिस में कवि अपनी प्रेयसी को क्या कहकर स्मरण करते हैं? तो दोस्तों बोधाकृत विरह वारिस में कवि अपनी प्रेयसी को सुन सुभान अब कथा सुहाई, ध्यान से सुनो पंक्ति है, ठीक है, सुन सुभान अब कथा सुहाई, एक तो ये कहते थे और क्या कहते थे, सुन सुभान यह इश्क मिजाजी, सुन सुभान यह इश्क मजाजी, ठीक है, मजाजी। तो ये दो बातें थी जो बोधा अपनी रचना में अपनी प्रेयसी को स्मरण करते हुए लिखते थे, जैसे कि घनानंद लिखते थे सुजान को याद करते हुए, ठीक है, उसी तरह से बोधा भी सुभान को याद करते हुए लिखते थे, सुन सुभान अब कथा सुहाई या और सुन सुभान यह इश्क मजाजी, ठीक है। तो सुभान सुभान दोनों जगह नाम इनका आ रहा है, तो यहीं से आप पहचान लेंगे कि ये किसकी कृति है, बोधा की कृति है, ठीक है, विरह वारिस। अगला प्रश्न है 67। बोधाकृत विरही सुभान दंपत्ति विलास, देखो कितना बड़ा नाम है रचना का, ठीक है। तो इसका अन्य नाम क्या है, इस रचना का क्या रचना का नाम है, फिर से सुनिए, बोधाकृत विरही सुभान दंपत्ति विलास, विरही सुभान, विरही यानी विरही, ठीक है, विरह से विरही, ठीक है, विरही सुभान दंपत्ति विलास का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों इशकनामा, ठीक है, इशकनामा, ध्यान रखिए, इशकनामा कृति पूछी गई है, नेट के आप प्रीवियस ईयर प्रश्न देखिए, ठीक है, तो मेरी प्लेलिस्ट में ही देख लीजिए, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा ये प्रश्न। तो इश्कनामा, इश्कनामा पहली बात किसकी रचना है, बोधा की, इसका दूसरा नाम और क्या है, विरही सुभान दंपत्ति विलास, याद रखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 68, ध्यान दीजिए जरा, प्रश्न संख्या 68 है, बोधाकृत इश्कनामा में किन छंदों में रचित एक स्फुट रचना का संग्रह है? तो दोस्तों बोधाकृत इश्कनामा में कवित्त, सवैया, दोहा, बरवई आदि छंदों में रचित एक स्फुट रचना का संग्रह है, ठीक है। क्या क्या है इसमें, कवित्त है, सवैया छंद है, दोहा छंद है और बरवई छंद है, ध्यान रखिए 4 छंद हैं, इश्कनामा, ठीक है, बोधाकृत इश्कनामा। अगला प्रश्न है 69। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किन रचनाओं में प्राचीन आख्यानों को लेकर ब्रज भाषा काव्य को समृद्ध किया? तो दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर ने प्राचीन रचनाओं में प्राचीन आख्यानों को लेकर ब्रज भाषा काव्य को समृद्ध किया। वे रचनाएं हैं हरिश्चंद्र, गंगावतरण और उद्धव शतक। 3 रचनाएं हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए, हरिश्चंद्र, गंगावतरण और उद्धव शतक। हरिश्चंद्र, गंगावतरण और उद्धव शतक, ये वे रचनाएं हैं जिनमें प्राचीन आख्यानों को लेकर ब्रज भाषा काव्य को समृद्ध किया। किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। प्रश्न संख्या 70। गंगावतरण के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है गंगा अवतरण, ठीक है, गंगा अवतरण पूछी जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है 71। आधुनिक काल में ब्रज भाषा का अंतिम बड़ा कवि, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रज भाषा का, ध्यान रखो कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा का अंतिम बड़ा कवि, आखिरी जो था वो बड़ा कवि कौन था? तो दोस्तों कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, यहाँ पे रत्नाकर ही लिखा हुआ है, तो कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक काल में ब्रज भाषा के अंतिम बड़े कवि थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 72। सत्यनारायण कविरत्न ने भवभूति की किन रचनाओं का ब्रज भाषा में काव्यानुवाद किया है? ठीक है, तो ये भवभूति वो नहीं है भाभी जी घर पे हैं वाले, वो नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए। ये कौन है? संस्कृत के काव्य शास्त्रीय कवि हैं, ठीक है, भवभूति। तो सत्यनारायण कविरत्न ने भवभूति की किन रचनाओं का ब्रज भाषा में,
ठीक है, भवभूति की किन रचनाओं का ब्रज भाषा में काव्यानुवाद किया? तो दोस्तों उत्तर रामचरितम एवं मालती माधव का, उत्तर रामचरितम और मालती माधव का। यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है कि उत्तर रामचरितम और मालती माधव किसकी रचनाएं हैं? तो दोस्तों भवभूति की, ठीक है, भवभूति की रचनाएं हैं और इनका ब्रज भाषा में काव्य अनुवाद किसने किया? सत्यनारायण कविरत्न ने किया। ठीक है, याद रखिए। प्रश्न संख्या 73, सत्यनारायण कविरत्न ने मैं काले की किस अंग्रेजी खंड काव्य का अनुवाद किया? तो अंग्रेजी खंड काव्य का अनुवाद बताना है तो होरेशस किसका खंड काव्य है? तो दोस्तों मैकाले का। किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में है। इसका काव्य अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों इस खंड काव्य का काव्य अनुवाद सत्यनारायण कविरत्न ने किया, याद रखिए। ठीक है, इससे पहले भवभूति की काव्य का किया था ब्रज भाषा में। ठीक है, अब अंग्रेजी के पूछा जाए खंड काव्य का काव्य अनुवाद किसने किया? तो होरेशस का किया। ठीक है, किसने किया? सत्यनारायण कविरत्न ने। अगला प्रश्न है 74, कवि वियोगी हरि ने ब्रज भाषा में किसकी रचना की? तो दोस्तों कवि वियोगी हरि ने ब्रज भाषा में वीर सतसई की रचना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीर सतसई है ये। ठीक, तो वीर सतसई किसकी रचना है? कवि वियोगी हरि की। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने देखा प्रश्न 74, अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 75, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल नामक पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों प्रोफेसर महेंद्र कुमार की रचना है, प्रोफेसर महेंद्र कुमार। ठीक है, क्या है? हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल। ठीक है, ये किसकी रचना है? तो प्रोफेसर महेंद्र कुमार की रचना है, ध्यान रखिए। ठीक है, आप कभी भी किसी भी आलोचकों की जब आप पुस्तकें याद करते हैं ना दोस्तों, तो आप क्या किया कीजिए कि उनके काल को उठाया कीजिए। ठीक है, और जब वो काल पढ़ते हो तो उसी समय आप उन आलोचकों की कृति भी पढ़ लो जो उस काल से संबंधित आलोचनाएं हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं बनेगी और आपको क्लियर होंगी चीज़ें कि कौन सा आलोचनात्मक ग्रंथ किस काल पर आधारित है और किस कवि ने लिखा है या किस आलोचक ने लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मतलब समझने में आसानी होगी। तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।